बच्चों, आज हम इस क्लास में क्रिया को और अच्छे से और विस्तार से जानेंगे। आपने क्रिया का पहला प्रकार सकर्मक और अकर्मक को जान लिया है। आगे हम देखेंगे संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं और एक एक प्रकार को अच्छे से जानेंगे। तो संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 भेद हैं। कितने हैं? 8 प्रकार हैं। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा पूर्वकालिक क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा नाम धातु क्रिया, छठवां कृदंत क्रिया, सातवां सजातीय क्रिया, आठवां सहायक क्रिया। अब एक एक क्रिया को हम विस्तार से समझेंगे। तो पहला है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? तो जब किसी वाक्य में क्रिया की सामान्य स्थिति का बोध कराया जाता है, क्रिया की सामान्य स्थिति का। जैसे बच्चा रोया, लड़का हंसा, मतलब यहाँ पे सामान्य स्थिति हमें पता चल रही है। कुत्ता भौंका, मनीष आया, सीमा गई, रेशमा चली। इसमें किसी प्रकार का योजक चिन्ह नहीं जुड़ा होगा। ये है आपकी सामान्य क्रिया। अब दूसरा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई 2 क्रियाएं जुड़ी हुई होंगी। जब किसी वाक्य में 2 अलग अलग मूल धातु की क्रियाएं प्रयुक्त हों, संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे सीमा ने खाना खा लिया है। यहाँ पे देखो, सीमा ने खाना खा लिया है। यहाँ पे 2 वाक्य हैं, तो ये है संयुक्त क्रिया। सीमा ने खाना खा लिया है। रमेश ने पुस्तक रख दी है। बच्चों ने गृह कार्य पूरा कर लिया है। मिस्त्री ने मकान बना दिया है। ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तीसरा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक का अर्थ है जब किसी वाक्य में 2 भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हों, उनमें से जो क्रिया पहले संपन्न होती है उसे ही पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे सतीश खाना खाकर चला गया। यहाँ पे सतीश ने पहले खाना खाया फिर गया, तो सतीश खाना खाकर चला गया। बच्चा दूध पीकर सो गया। बच्चा सो गया, लेकिन सोने से पहले उसने क्या किया? दूध पिया। यह पूर्वकालिक क्रिया की उदाहरण है। विशेष पूर्वकालिक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ कर या करके जुड़ा रहता है। यहाँ पे है ना, पीकर, खाकर, तो कर या करके क्रिया के साथ जुड़ा हुआ होता है। चौथा प्रकार है प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ पे देखो, प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, वह दूसरों को करने की प्रेरणा देता है। जैसे जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे नितेश योगी से पत्र लिखवाता है, तो नितेश खुद पत्र नहीं लिख रहा है, वह किसी और से पत्र लिखवा रहा है। सीमा रीमा से खाना पकवाती है। सीमा स्वयं खाना नहीं बनवा रही है, वह किसी और से बनवा रही है, खुद खाना नहीं पका रही है। बच्चे अध्यापक से चित्र बनवाते हैं, तो बच्चे किससे चित्र बनवा रहे हैं? स्वयं बच्चे नहीं बना रहे हैं, अध्यापक से बनवाते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया को आपने समझ लिया बच्चों। यहाँ पे कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, वह बल्कि दूसरों को करने की प्रेरणा देता है। अब है 5वां नाम धातु क्रिया। जब किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से क्रिया का निर्माण हो, मतलब क्रिया का निर्माण किससे हो? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से, किसी से भी। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली क्रिया, मतलब इन तीनों से जो क्रिया बनती है वही नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे लाज, लाज से लजाना, शर्म, शर्माना, मुस्कुराहट, मुस्कुराना, रंग, रंगना या रंगाना, अपना, अपनाना, घबराहट, घबराना, मेल से मिलना। ये हैं नाम धातु की क्रियाएं। अब छठवां है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया क्या है? तो जब किसी क्रिया की मूल धातु के साथ
प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, मतलब मूल धातु के साथ में क्या लगाया जाएगा, प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, तो प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे चल, चल यहाँ पे धातु है, उसके साथ में प्रत्यय लग गया ता, चलता। चल ना, चलना। चल कर, चल कर। हंस ना प्रत्यय हंसना, हंस ता प्रत्यय हंसता, हंस कर हंसकर। ये हो गई कृदंत क्रिया। अब 7वां है सजातीय क्रिया। अब सजातीय क्रिया क्या है, जब किसी वाक्य में एक ही मूल धातु से, मतलब मूल धातु एक हो और वो 2 क्रियाओं का निर्माण हो रहा हो। जैसे पढ़ मूल धातु है एक ही, इससे 2 क्रिया, पढ़ से पढ़ाई और पढ़ से पढ़ी। लड़ से लड़ाई, लड़ से लड़ी। चढ़ से चढ़ाई या चढ़ी, तो यहाँ पे 2 क्रियाओं का निर्माण कर रहा है मूल धातु। तो ये हो गई आपकी सजातीय क्रिया, एक धातु 2 क्रियाओं का निर्माण करे। जैसे भारत ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी, तो यहाँ पे 2 क्रियाएं हमें दिखाई दे रही हैं, लड़ाई लड़ी, लड़ से बनी है। मुकेश ने एमए की पढ़ाई पढ़ी, संतोष ने पहाड़ की चढ़ाई चढ़ी। तो ऐसे आप 6-7 वाक्य अपने मन से भी बनाने की कोशिश करो। अब 8वां हम देखेंगे। 8वां क्रिया है सहायक क्रिया, ये अंतिम है आज की। सहायक क्रिया, जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता के लिए, जो मुख्य क्रिया होती है उसकी सहायता के लिए दूसरी क्रिया प्रयुक्त की जाए। मुख्य क्रिया की सहायता के लिए दूसरी क्रिया प्रयुक्त की जाती है, लेकिन जो दूसरी क्रिया प्रयुक्त हुई है उसका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता, मतलब वो निरर्थक होता है, उसे ही सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे रोगी ने दवा पी है, तो रोगी ने दवा पी एक हो गया, लेकिन यहाँ पे है इसने कंप्लीट किया है, तो रोगी ने दवा पी है का कोई अर्थ नहीं है। नानी ने कहानी सुनाई है, तो यहाँ पे सहायक क्रिया का उदाहरण है। बच्चों, आज के प्रश्न यहीं तक थे। आज की इस क्रिया को आपने, आशा करती हूँ, बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। आगे हम देखेंगे काल के आधार पर, आगे के दूसरे वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो बच्चों, शेयर करो, जिससे लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। धन्यवाद।